हेलो 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 एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों की, जरूर बताइएगा। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। जैसा कि आपको सिलेबस पहले से प्रोवाइड कर दिया गया है, चैनल पे अवेलेबल है और आप सब लोगों ने सिलेबस को देख भी लिया होगा अब तक तो, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड सेम की फिजिक्स का, ठीक है। और थर्ड सेम की फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे लिखा है कि दिस इज द डेमो क्लास, ठीक है। तो एक्चुअली में ना ये जो क्लास है आज की, बेसिकली ये क्लास पूरे चैप्टर को सेटअप करने वाली क्लास है। यूं कह सकते हो कि दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, ठीक है। इसमें हम लोग बात क्या करेंगे, तो आज की इस पूरी क्लास में लोग डिस्कस करेंगे भैया कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि अपना जो चार्ज है ना, यही पूरे चैप्टर्स की नींव रखेगा। आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पढ़ो, उन सारे चैप्टर्स में भाई अपन को चार्ज को पढ़ना ही पढ़ना है। वहां पे चार्ज का ही खेल है सब कुछ। मतलब सब जो भी वहां पे आप चीजें देखोगे ना, सब चार्ज ही करने वाला है, ठीक है। तो आज के इस पूरे डेमो सेशंस में कह लो, या फिर आप इंट्रोडक्टरी क्लास कह लो, या फिर फर्स्ट क्लास कह लो, ठीक है। आज के इस पूरी क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया चार्ज क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। वो सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में लोग अच्छे से प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले बात करेंगे भैया, देखो आज की जो टॉपिक होगी, ऑलरेडी आपको टॉपिक पता चल गया भैया। सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हम लोग, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज क्या होता है, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले भाई, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और ये बता दूं आप सभी लोगों को, आप सबके सेकेंड सेम खत्म हो चुके हैं, ठीक है। उसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई हो भाई कि आप सब लोगों ने सेकेंड सेम को अच्छे से पास कर लिया है भैया, है ना। तो जो आपको थोड़ा सा डाउट लगता है ना कि आप 12 क्लास से बीएससी में आते हो, ये हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम या फिर सीबीएसई से बीएससी करना थोड़ा हार्ड लगता है, तो अब आप उस फेज को थोड़ा सा पार कर चुके हो, ठीक है। तो अब चीजें थोड़ी और आसान होंगी और थर्ड सेम में तो थोड़ी और आसान होने वाली है, क्योंकि देखो चार्ज पढ़ने जा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने जा रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ने जा रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी पढ़ोगे, इंटरफेरेंस, डिफरेक्शन। 12 क्लास में ही तो सब कुछ पढ़ाया गया था, है कि नहीं। सब कुछ आपको पढ़ाया गया था 12 क्लास की फिजिक्स के अंदर भैया। फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया गया था, सेकंड पार्ट में आपको लाइट पढ़ाई गई थी, वहां पे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ाया गया था। तो चीजें आपके लिए ना थोड़ी बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। तो अब जो डिस्कस करने की बात है कि चार्ज के बारे में, अच्छा एक चीज और मैं ये कहने वाला था कि देखो ये तो एक्चुअली में फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज इस वाली क्लास को ना आप अपने ग्रुप्स वगैरह में, अपने दोस्तों के पास जो भी थर्ड सेम की क्लास करते हैं या फिर जो थर्ड सेम में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो उन सब लोगों के पास में लेक्चर को शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए भैया कि थर्ड सेम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक काम कर देना, ठीक है। बाकी तो और कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो देखो चार्ज के बारे में सबसे पहले जब भी बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, तो सबके मन में एक ही ख्याल आता है कि चार्ज मतलब वही जो ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके देता है। चार्ज मतलब वही ना जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके देता है ना। तो सही बात है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, एकदम सही है। तो चार्ज जो होता है ना, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो कहा जाए कि कोई एक इंसान, या फिर मान लो चलो मेरे पास में मार्कर है, ठीक है, अपने मार्कर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इस मार्कर का कोई मेरे को वेट बता दो, ठीक है, इस मार्कर का कोई वेट बता दो भैया, तो आप बोलोगे भैया इसको लेके जाओगे और किसी मेजरिंग स्केल पे रखोगे, तो वेट करने के बाद हो सकता है 10 ग्राम, 5 ग्राम इसका वेट आ जाए, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया इस चीज का, इस मार्कर का जो वेट है, इस मार्कर का जो मास है ना, मास, वेट या फिर मास, वो कितना है भैया, 10 ग्राम आया होगा, तो आप बोलोगे कि 10 ग्राम है, ठीक है। मतलब आपने क्या करा कि इस चीज को आपने मेजरिंग स्केल पे रखा और कैलकुलेट करके बता दिया कि इसका मास जो है 10 ग्राम है, ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर पूछूं कि मेरा मास कितना होगा, मेरा वेट कितना होगा,
तो आप वही सेम काम करोगे, मुझे लेके जाओगे, मेजरिंग स्केल पे खड़ा कर दोगे, ठीक है, वेट जो नापने वाला मशीन होता है उस पे खड़ा करोगे और वो वेट नाप के बता देगा 60 किलो 65 किलो जो भी आएगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से बता पाओगे ना कि मेरा वेट 60 किलो है 65 किलो है, वो चीज तो आप आराम से कैलकुलेट करके बता लोगे। और फिर इस पे तो कोई सवाल नहीं करेगा ना कि मेरा वेट 60 किलो क्यों है। ये तो नहीं कर सकते ना कि मेरा वेट अगर 60 किलो है भी, तो आप ये नहीं कहोगे कि आपका वेट 60 किलो ही क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है, कम क्यों नहीं है, ये थोड़ी ना बोलोगे। तो मेरे खाने के ऊपर है भाई, मैं ज्यादा खाऊंगा तो ज्यादा मोटा दिखूंगा, ज्यादा मेरा वेट होगा, कम खाऊंगा तो कम मेरा वेट होगा, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो पर ये चीज तो कंफर्म है ना कि मेरे अंदर मास तो है ना, 5 किलो 10 किलो 50 किलो 60 किलो मेरा वजन तो है ना। तो उस चीज पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मेरा वेट क्यों है, ठीक है। तो सेम चीज अपने ना चार्ज के साथ में भी होता है कि चार्ज जो होता है ना वो हर एक चीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से ना इसको कहा जाता है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। क्या बोलते हो भाई कि चार्ज जो होता है ना, चार्ज इज एन चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यह चार्ज जो होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, विच गिव राइज विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या करता है भाई, चार्ज जो होता है वो अपने आसपास के एरिया में, अपने आसपास अपने अड़ोसी पड़ोसी में, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करके देता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करके देता है। और ये क्या होता है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, ठीक है। क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब ये चार्ज हर एक चीज के पास में, मेरे पास में भी है, मेरे ऊपर भी चार्ज है, ठीक है, मेरे अंदर भी चार्ज है, इस मार्कर के ऊपर भी चार्ज है, इस जमीन में भी चार्ज है, इस बोर्ड पे भी चार्ज है। तो हर एक चीज के ऊपर भाई चार्ज है, ठीक है। और ये चार्ज है, अब आप देखो, अब इस चीज पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये चार्ज है तो क्यों है, ठीक है। तो वो चीज तो सबके पास में होती है, जैसे मैंने बोला ना कि मेरा वेट इतना है, ठीक है, तो वेट है ना 10 किलो 5 किलो कुछ तो है ना, वेट है तो आप उस चीज पे क्वेश्चन नहीं करोगे ना। सेम चीज चार्ज के पास में भी होता है कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है जो कि हर एक चीज के पास में प्रेजेंट होता है। अब फर्क इस बात का है कि किसी किसी का वो काम करता है, ठीक है, किसी किसी का काम नहीं करता है, वो अलग बात है, ठीक है। मतलब कोई कोई जगह पे काम चार्ज होता है वो जनरेटिंग फॉर्म में रहता है, वो थोड़ा तत्कालिक फॉर्म में रहता है, काम करने के फॉर्म में रहता है, तो चलता फिरता रहता है तो काम करता है, और कहीं पे काम नहीं करता है। जैसे एग्जांपल दो तो जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लो, तो करंट का फ्लो कैसे होता है, तो बोलोगे भैया करंट का फ्लो जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज ही होता है। तो अगर हम बात करें कि करंट कैसे फ्लो होता है, तो चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है, और वो किस चार्ज की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री चार्ज है तो करंट का फ्लो आराम से किसी भी सर्किट में आप करा सकते हो। और मेनली किस सर्किट में करवाते हो, कंडक्टर बॉडी में करवाते हो, है ना। तो चार्ज भी वैसे ही सबके ऊपर है, तो कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर आपने सारी चीजें पढ़ रखी है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि अपने पास में तीन टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, तीन टाइप्स के मेटल होते हैं, जिसमें आप बात करते हो सेमीकंडक्टर की, बात करते हो इंसुलेटर की, बात करते हो कंडक्टर की। तो कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो या तत्कालिक फॉर्म में रहते हैं, वो घूमने फिरने वाले फॉर्म में रहते हैं, जो अपना आराम से इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, तो वहां पे करंट का फ्लो करवा लेते हैं आराम से। बट वहीं पे बात करें अगर हम लोग इंसुलेटर की, तो उनमें भी यह चार्ज यूं कहा जाता है कि वो होते ही नहीं है, ऐसा माना जाता है कि चार्ज होता ही नहीं है, होता है थोड़ा बहुत होता है, तो ये कहा जाता है कि चार्ज होता ही नहीं है, तो उसमें करंट का फ्लो ही नहीं होता, तो चार्ज नहीं होता है, ये नहीं चार्ज नहीं होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते भाई, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से करंट का फ्लो नहीं होता है। तो ये वहां पे चीज होती है। और सेमीकंडक्टर तो आपको पता ही है वैसे, ठीक है, तो थोड़ा वो तो होता रहता है उसमें करंट का फ्लो, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि चार्ज जो होता है हर एक चीज के ऊपर प्रेजेंट है। अब वो अलग बात है कि किसके ऊपर किस तरीके से है, वो चीज किस चीज का है, वो कैसा प्रॉपर्टी रखता है, वो मटेरियल किस चीज का बना है, इंसुलेटर का है, सेमीकंडक्टर का है कि कंडक्टर का है, उस बात पे डिपेंड करता है। उस चीज से आप वहां पे चार्ज को फिर देखते हो, और आप चार्ज को चाहो तो जनरेट भी करवा सकते हो, आपको भी पता है। जैसे मैं अगर चाहूँ तो इस पेन मार्कर को अपने बालों में रगड़ूं, और अगर मैं कागज के टुकड़े के पास में लेके जाऊंगा भैया तो कागज को चिपका लेगा। आप बैठे बैठे अभी कर सकते हो कि अपने पेन को बालों पर रगड़ो, फटाफट रगड़ो, और कागज का छोटा टुकड़ा कर लो, एक पेपर फाड़ो और थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कर लो, तो पेन को बालों पर रगड़ के ऐसे कागज के पास लेके जाओगे तो कागज चिपक जाता है।
वो सारे एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में कर रखे हैं भाई, है ना। तो उसी को चार्ज कहा जाता है। तो चार्ज हर एक चीज के पास में प्रेजेंट है, बस फर्क है कि कब उसको आप जनरेटिंग फॉर्म में देखते हो, कब वो जनरेट करवाते हो, वो अलग बात है। बस यही उसका तात्पर्य है, ठीक है। अच्छा, तो अब तो समझ गए ना कि चार्ज का अगर कोई डेफिनेशन भी पूछे भैया, वैसे चार्ज का कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं होता, ठीक है। बट आप बताने के लिए बता सकते हो कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब चार्ज अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। अब ये कैसे जनरेट करता है वो भी बता दो मैं तुमको। चलो मैं ये भी बता देता हूँ चार्ज कैसे जनरेट करके देता है। सपोज करो ये कोई चार्ज है, ठीक है। अच्छा, चार्ज को पता है किससे दिखाते हैं भाई? चार्ज को दिखाया जाता है स्मॉल क्यू या फिर आप कैपिटल क्यू से दिखाते हो, ठीक है। चार्ज को अगर दिखाने की बात कभी आएगी कि चार्ज को किस चीज से दिखाया जाता है, तो चार्ज को या तो आप कैपिटल क्यू से दिखा लो या फिर आप चार्ज को स्मॉल क्यू से दिखा लो, ठीक है। चलो, तो अब ये काम कैसे करता है सुनना। जैसे मान लो कोई चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज तीन तरीके से काम करता है भाई। कौन से तीन तरीके से? एक तो होता है कि चार्ज जब कहीं पे रेस्ट पोजीशन पे हो। कैसे पोजीशन पे भैया? जब चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन पे होगा तो काम कर सकता है, ठीक है। मतलब वो रुका है तभी काम करेगा भाई, ठीक है। दूसरा, चार्ज जब मोशन के फॉर्मेट में हो, तो एक चीज याद रखना, मोशन अपने पास में दो टाइप का होता है। मतलब वेलोसिटी स्पीड वगैरह दो टाइप्स की होती है। एक होता है कांस्टेंट मोशन और एक होता है वेरिएबल मोशन, ठीक है। दो टाइप का होता है। तो जब ये एक काम करता है कि ये कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, मोशन के फॉर्मेट में रहे, कांस्टेंट स्पीड से मोशन के फॉर्मेट में रहे, ठीक है, तब चार्ज किस तरीके से बिहेवियर शो करेगा। और एक होगा वेरिएबल स्पीड से, ठीक है, स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, ठीक है, मोशन के फॉर्मेट में रहे तो किस तरीके से बिहेवियर करेगा। और पता है वेरिएबल स्पीड को एक और नाम देते हैं एक्सीलरेशन। तुमने पढ़ा होगा वेरिएबल स्पीड, 11 क्लास में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो वेरिएबल स्पीड को मोशन लिखा, सॉरी, वेरिएबल स्पीड मोशन को एक्सीलरेशन लिखा जाता है, ठीक है। तो भैया अब ये काम देखो कैसे करता है। तो जब कभी भी चार्ज ना ये रेस्ट पोजीशन पे होता है, मतलब चार्ज सिर्फ रुका हुआ है, तो पता है वो क्या करता है? वो अपने आसपास के एरिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके देता है। क्या करता है? वो अपने आसपास के एरिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड वो कभी भी जनरेट नहीं करेगा जब भी वो रेस्ट पोजीशन पे होगा। ये चीज का हमेशा बाकायदे ध्यान रखना। मतलब क्या है इसका कि आपकी वेलोसिटी जो है होगी जीरो होगी, एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। उस टाइम पे आपका जो चार्ज होगा वो रेस्ट पोजीशन पे होगा। तो जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होगा तो भैया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, मतलब वो अपने आसपास के एरिया में कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके वो देगा। ये चीज का याद रखना। उसके बाद जब वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन के फॉर्मेट में रहे, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड मतलब 5 की स्पीड से 5 मीटर गया, फिर अगले 5 की स्पीड से 5 मीटर गया, फिर अगले 5 की स्पीड से 5 मीटर गया। तो जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल वगैरह करता है तो उसका कांस्टेंट स्पीड बोलते हो, ठीक है। तो वैसे किसी मोशन के फॉर्मेट में रहे तो चार्ज अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा भैया। क्या क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करता ही करता है, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ये इसकी खासियत है। कब करेगा? ये दोनों करता है। मतलब पहली दफा जब वो रेस्ट पे था तो उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था, ठीक है भैया। दूसरी दफा जब वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन के फॉर्मेट में गया तो उसने दोनों काम कर दिया, उसने इलेक्ट्रिक भी जनरेट करके दे दिया और मैग्नेटिक का भी जनरेट करके दे दिया। और तीसरी दफा जब वो एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में होगा तो वो बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। आपने नाम तो सुना ही होगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, ठीक है, मैक्सवेल वेव थियरी। आपका जो वेव होता है, जो आपका लाइट होता है, जो आपका चार्ज होता है, वो ऐसे आगे चलता है, ऊपर चलता है। ये वाली थियरी तो आपने देखी होगी, एक्सपेरिमेंट आपने देखा ही होगा, है ना। तो वही वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला है, ठीक है। तो भैया चार्ज ये तीन तरीके से काम करता है। मतलब चार्ज होता है वो हर एक चीज के पास में प्रेजेंट तो होता ही होता है। अब वो काम कैसे करता है, किसका किस तरीके से काम करता है, तो इन तीन तरीकों से वो काम करता है। मतलब जब चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन पे होगा तो भैया वो एक कांस्टेंट तो अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके देगा। चार्ज जब आपका कांस्टेंट स्पीड से मोशन के फॉर्मेट में रहेगा तो भैया वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और एक चीज, जब चार्ज ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना, तो उस टाइम पे आप जो फिजिक्स पढ़ते हो उसी को कहा जाता है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
उसी को बोला जाता है भैया मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब अपने जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी को कहा जाता है कि व्हेन ए चार्ज इज इन इट्स रेस्ट पोजीशन द फिजिक्स इज कॉल्ड, देन देयर फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या फिर उस चार्ज की वजह से जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो अपने आसपास के एरिया में, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना, जो चैप्टर पहला चल रहा है अपना स्टार्टिंग है, ठीक है, तो उस पूरे चैप्टर में अपना चार्ज कभी भी घूमेगा फिरेगा नहीं, चार्ज एक जगह पे हम बैठा के काम करवाएंगे उसको। ठीक है, मतलब राजा की तरह भाई बैठा रहेगा और बाकी प्रजा उसकी काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये है खासियत इनकी। तो पहले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब सेकंड चैप्टर की बात आएगी तो कांस्टेंट स्पीड से मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो उस टाइम पे इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक या फिर मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चलो ऐसा बोल देते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटो मैग्नेटो स्टैटिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, या फिर आप मैग्नेटोस्टैटिक्स बोल सकते हो। मतलब सेकेंड चैप्टर, मतलब सेकेंड चैप्टर में अपना चार्ज जब भी चलेगा तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा भाई। मतलब हर टाइम में, हर टाइम इंटरवल में वो सेम सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। ठीक है, और थर्ड वाले में, मतलब अगले चैप्टर में जब पहुंचोगे तो अगला चैप्टर फिर इन्हीं का मिलेगा। जब चार्ज आपका वेरिएबल स्पीड या फिर एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में होगा तो भैया वो उसमें क्या आ जाएगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी वाला जो चैप्टर होगा उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। ठीक है, ट्रांसर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, वो सारी चीजें वहां पे पढ़ोगे आप। ठीक है, एक्सरे नाम सुना है ना, रेडियो वेव, तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये है बेसिकली अपना पूरा सिलेबस का ओवरव्यू। मान लो कि आप ये पढ़ने वाले हो फर्स्ट पार्ट में। पार्ट वन जो अपना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो है, उसमें आप ये सारी चीजें पढ़ोगे। ये रेस्ट पोजीशन वाला भी पढ़ोगे, ये वाला भी पढ़ोगे और ये वाला भी पढ़ोगे। मतलब एक एक चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें ये वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो गॉस लॉ, वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर तक आप यहाँ पे पढ़ोगे। इस पूरे चैप्टर में कैपेसिटर तक लेके जाएंगे खींच के। ठीक है, तो थोड़ा लंबा लंबा चैप्टर है ये तो है। ठीक है, लंबा लंबा चैप्टर है, तो मान लीजिए कम से कम 10-10, 15-15 एक एक चैप्टर को खत्म करने में टाइम जाएगा। मतलब 10-10, 15-15 लेक्चर जाएंगे एक चैप्टर को खत्म करने में। ठीक है, बाकी ये है चार्ज का ओवरव्यू। ठीक है, तो इसको चाहो तो नोट कर लो। अच्छा, यहीं पे ना हम लोग बात कर लेते हैं चार्ज के टाइप्स के बारे में। ठीक है, क्या आगे बढ़े, क्या मिटाया जाए, यहीं पे हम लोग चार्ज के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो भैया अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज का कितना टाइप होता है तो आप क्या बताओगे? भैया चार्ज का कितना टाइप होता है अपने सबको पता है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज, हाँ ठीक है, और होता है सेकंड अपने पास में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो मेनली सब लोग यही बोलते हैं कि चार्ज का ना मेजरली दो टाइप होता है, और ये बात सही भी है। चार्ज का मेजरली देखोगे तो दो ही टाइप होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और ये बात 100% सही भी है। बस फर्क इस बात का है कि चार्ज के पास ना एक और होता है, चार्ज का ना एक और थोड़ा सा टाइप होता है जिसके बारे में उतना थोड़ा, मतलब जिसका यूज बहुत कम आता है, तो उस वजह से उसका चर्चा बहुत कम होता है। उसको कहा जाता है न्यूट्रल चार्ज। आपने इनका भी नाम सुना ही होगा, न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो ये अपने पास में देखो मेनली तो दो ही टाइप्स के होते हैं, बट हम तीसरे टाइप की बात कर लेते हैं कि एक होता है अपने पास में न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज के टाइप्स के बारे में डिस्कस करना तो मेनली दो होता है, बट वैसे तीन होता है। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है, न्यूट्रल चार्ज क्या होता है, तो बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन है। ठीक है, मैं इधर की चीजों को, अच्छा एक काम कर लो, इन सब चीजों को ना नोट कर लो आप। ठीक है, स्क्रीन शॉट वगैरह ले लो, फिर मैं इन चीजों को मिटाऊंगा क्योंकि अभी आई थिंक जगह नहीं है ना, तो मिटाऊंगा, फिर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर मतलब आज के सेशन को फिर एंड करेंगे। ठीक है, तो एक काम कर लो, पहले इनको आप नोट कर लो। ठीक है, नोट तो कर ही रहे हो, खैर स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो आपके पास में 5 सेकंड है, काम कर लो अपना।
चलो भाई मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। आई होप आपने अभी तक तो स्क्रीनशॉट को ले लिया होगा, है ना। कौन सी बहुत बड़ी बात है स्क्रीनशॉट ले लेने यार, है ना। चलो, तो अब चार्ज के तीन टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज। अब जब बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, ठीक है। देखो अब बीएससी में पहुंच गए हो, 12 क्लास अपने अच्छे से पास आउट तो कराई, कितना खराब रहा होगा 12 क्लास, तो 60% तो ऊपर तो सबका रहा होगा, है ना। मान के ही चल लो भाई 60 से ऊपर ही रहा होगा, ठीक है। बाकी देख लेना तू। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, ठीक है, देखो अगर डीपली बात करूं, चलो डीपली बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास में एक एटम है, जैसे मान लो मेरे पास में एक एटम है, सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, मेटल होता है। तो जब भी देखो, जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे तो मेटल्स की बातें की जाएंगी, नेगेटिव चार्ज की बात करी जाएगी तो नॉन मेटल्स की बातें की जाएंगी, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा जब भी मैं, तो ज्यादातर मेटल्स की बातें होंगी, जब भी नेगेटिव चार्ज की बातें होंगी तो ज्यादातर नॉन मेटल्स की बातें होती है, ठीक है। न्यूट्रल चार्ज की तो ऐसी बातें नहीं होती है, ठीक है। तो एटम है, जब भी ऐसा कोई नाम लिखा जाए कि सोडियम मेरे पास में, ठीक है, ये एक सोडियम है, तो सोडियम जब ऐसे लिखा जाए ना तो इसको कहा जाता है दिस इज एन एटम। बस ऐसे लिखा गया हो तो सोडियम क्या है, एक एटम है, ठीक है। और इस एटम की जब भी बात होगी तो उस वहां पे ना न्यूट्रल चार्ज की बात होगी। अब इस न्यूट्रल चार्ज में क्या क्या होता है भैया, तो एक सोडियम एटम है तो इसका मतलब होता है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 प्रोटॉन्स होंगे। ये बात तो सबको पता है कि अगर कोई सोडियम एटम है मतलब इसके पास में 11 प्रोटॉन्स होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और जब ऐसे बात करते हैं मतलब नंबर ऑफ, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इस बात का आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात भी आपको पता है, ठीक है। तो जब भी किसी चीज के पास में कोई भी चीज जो हो, ठीक है, कोई भी मैटर जो भी हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल, कुछ भी हो जाए, आपके पास में आइटम वगैरह कुछ भी हो, तो अगर उसके पास में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर ये चीज बराबर है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर आपस में बराबर है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल चार्ज, और उसी को बात मतलब उसी को नाम देते हैं हम लोग एटम। क्या नाम देते हैं भैया, दिस इज एन एटम, ठीक है। तो एक एटम को ही ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में एटम को ही न्यूट्रल चार्ज बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो न्यूट्रल चार्ज कभी पूछा जाए तो एटम का नाम ले लो, चाहे वो मेटल का हो चाहे वो नॉन मेटल का ही क्यों ना हो, वो आपका न्यूट्रल चार्ज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी न्यूट्रल चार्ज से ही आप बनाते हो पॉजिटिव चार्ज, आप बनाते हो नेगेटिव चार्ज। कैसे भैया, तो जैसे मेरे पास में एक सोडियम एटम है, ठीक है। तो आप जब इसको किसी और एलिमेंट्स के साथ में मिक्सिंग वगैरह कराते हो, बॉन्ड वगैरह करवाते हो, बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह कराते हो, तो क्या करते हो भैया, सीधा सीधा काम है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर ये 11 नंबर पे आता है तो 2 8 एक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर हम देखते हैं कि इसके ऑक्टेन को पूरा करते हैं, और ऑक्टेन को पूरा करने के लिए लास्ट सेल में हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, या फिर 2 या फिर 16 या फिर 32 होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास में यहाँ पे 8 होना चाहिए था, ठीक है। पर 8 नहीं है तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम इसको डोनेट कर देते हैं, है ना। इसको क्या करते हो, आराम से डोनेट कर देते हो। और जैसे इस इलेक्ट्रॉन को आप डोनेट करते हो भैया, क्या करते हो, इसको डोनेट करते हो, तो डोनेट करते ही ना इसके ऊपर आ जाता है एक प्लस। जितना आप इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर फेंकते हो उतना उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, ठीक है। किसी एटम में से जितना भी इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालते हो उस चार्ज के ऊपर, उस एटम के ऊपर उतना प्लस चार्ज आता है। क्या आता है, प्लस, ठीक है। तो अब इसके ऊपर प्लस आ गया, मतलब ये हो गया 2 8, ठीक है, ठीक है, मतलब 2 8 और 0 हो गया, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक बाहर जाता है ना, तो वो बाहर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो तो बॉन्ड वगैरह फॉर्मेशन करेगा, वो दोनों निकल गया। तो अब इसके ऑक्टेन में हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। तो कभी ये पूछा जाए कि पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे है, तो जब भी कोई एटम अपने अंदर से, सॉरी, जब भी कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, चाहे वो एक करे चाहे वो 5 करे, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके बाहर निकालता है, तो एटम तो करता है, एलिमेंट करता है, ठीक है। तो उस एटम के ऊपर या फिर उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और वहीं से पॉजिटिव चार्ज आपका जनरेट होकर मिलता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, तो कोई एलिमेंट है अगर वो अपने अंदर से अपने एटम में से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो वो बनाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो क्या बनाएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव चार्ज बन के मिलता है।
ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो इसका उल्टा कर दो, डोनेट करा है ना आपने, तो कहीं से लेके आ जाओ। तो कहीं से लेके आने का मतलब इलेक्ट्रॉन आपको गेन करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो बनेगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होगा भैया, तो गेन करने के लिए आप सीधा काम करो, किसी नॉन मेटल को उठा दो, जैसे क्लोरीन ले लो, मतलब ये फेमस फेमस लोगों के मैं नाम बता रहा हूँ, है ना, सोडियम और क्लोरीन, मैं सबसे फेमस लोगों का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। तो क्लोरीन की बात करें तो ये एक नॉन मेटल है जो कि 17 नंबर पे आता है। अगर ऐसे लिखोगे तो एक एटम, मतलब अभी ये न्यूट्रल है। ठीक है। अब अगर न्यूट्रल है तो मैं अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब इसको अपना ऑक्टेन पूरा करना है तो यहाँ पे 8 करना होगा, मतलब आराम से किसी एक से एक ले लेगा। तो इसने जो एक डोनेट करा था, मैं कहता हूँ उसी एक को लेके आके दे दो उसको, है ना। इसने जो एक डोनेट करा था वही एक डोनेट वाला लाके इसको दे दो। तो जैसे इस एक डोनेट वाले को लाके इसको दे दोगे, इसका ऑक्टेन पूरा हो गया भैया। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया ना, मतलब इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके ऊपर भैया उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब अब होगा 2 8 और 8। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं भाई। ठीक है। और देख लो, मतलब न्यूट्रल चार्ज से हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बना लिए। ठीक है। तो आई होप मतलब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ नाम देता हूँ। ठीक है। इनमें से तुम मेरे को बताना कि कौन पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और कौन नेगेटिव चार्ज बनाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे लिए होमवर्क में भी दे देता हूँ कि इनमें से ना मैं इन एलिमेंट्स का नाम लिखने वाला हूँ। तो ये एलिमेंट्स जो है भाई, ठीक है, ये एलिमेंट्स में से कौन ऐसा होगा जो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और कौन ऐसा होगा जो नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है। और किसका नाम दूं, चलो ठीक है। ये हमारे पास में 2 2 4 तो 6 है। ठीक है, इतना काम कर लेना। मुझे ये बताना है, तुम लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, कि इनमें से कौन ऐसे होंगे जो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे और कौन ऐसे होंगे जो नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। बस इतना काम करना कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू ये, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू ये। बस ये काम करके मेरे को बता देना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब इनके लिए ना जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अब अगर मान लो कि कोई एक एलिमेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है भैया, ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि एक एलिमेंट है जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है तो उसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को ये बताओ। ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो अगर कोई चार्ज, अगर कोई एलिमेंट, कोई भी चीज अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या वेरिएशन लाता है अपने मास के अंदर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये सोडियम था पहले एक एटम था, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन थे, तो मैं उसको बोला था कि वो न्यूट्रल चार्ज है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर सेम है भैया तो वो होता है अपना न्यूट्रल चार्ज। ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है, बाहर करना है। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर लेके आना होता है। ठीक है। तो हमने क्या करा था, इस 11 में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो 11 अगर इलेक्ट्रॉन है भैया तो 11 इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास में अपना खुद का मास होता है, 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी, इतने के पास में उसके पास में मास होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास में मास होता है अपना अपना खुद का। तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो भैया 11 इलेक्ट्रॉन के पास में 11 मास हो, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन का मास होगा, पर इसने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा कितना, 10। तो इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है या फिर 10 इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है, मेरे को ये बता दो किसका मास ज्यादा होगा। इसने जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसके पास में बचे 10 इलेक्ट्रॉन, और जब डोनेट नहीं किया था, न्यूट्रल था, तो उसके पास में थे 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होगा। तो आप सीधा बोलोगे भैया क्या बात है, 11 का ही तो ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये कि अगर कोई चीज, कोई एलिमेंट, कोई एटम, कोई भी चीज, कोई भी मैटर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब होता है भैया उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा और उसके अंदर से मास की कमी आती है, उसका मास जो होता है ना वो फिर घट जाता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है तो उसका मास घटेगा, ये चीज का याद रखना। और वहीं पे नेगेटिव की बात करें तो भैया नेगेटिव में पहले कितने थे, पहले 2 8 7 17 थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, इनका मास देखोगे और बाद में देखो तो 18 इलेक्ट्रॉन्स का मास, ये चेक करना पड़ेगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन का मास और 17 इलेक्ट्रॉन का मास, जाहिर सी बात है कि 18 वालों का ज्यादा होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में आपका मास इंक्रीज करता है और पॉजिटिव चार्ज में आपका मास डिक्रीज करता है।
म्यूचुअल में तो सेम रहता है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, उनका तो सेम रहता है, जो है वही है। ठीक है, तो ये चीज का याद रखना कि ये पूछा जाए कि चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मास किस तरीके से वैरी करता है भैया, तो पॉजिटिव चार्ज का मास डिक्रीज करता है और नेगेटिव चार्ज का मास इंक्रीज करता है, ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये था अपन का चार्ज टाइप और थोड़ा सा बिहेवियर चार्ज का। ठीक है, चार्ज का ये बिहेवियर कह सकते हो। ठीक है, अच्छा यहीं से मैं अगर इनके यूनिट वगैरह की बातें करूं, ठीक है, कि भैया चार्ज को देखो आप क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से दिखाते हो। ठीक है, अगर मैं इनके यूनिट की बात करूं तो चार्ज को किससे आप मेजर करते हो, तो भैया चार्ज को मेजर करा जाता है कूलम्ब में, है ना। चार्ज को किससे मेजर करते हैं, कूलम्ब, कूलम्ब को आप सी से भी दिखाते हो। ठीक है, इसका और भी बहुत सारे यूनिट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट बोलते हैं भैया, एसआई यूनिट। अगर चार्ज की एसआई यूनिट की बात करी जाए तो वो होता है कूलम्ब, और अगर सीजीएस की बात करोगे भाई तो वो होता है स्टैट कूलम्ब। क्या होता है, स्टैट कूलम्ब, ये होता है इसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, फेराडे, ईएमयू, माइक्रो। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, फिलहाल अपने को दो पता हो तो काफी है। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, सीजीएस स्टैट कूलम्ब होता है। ठीक है, और इतने को नोट करो भैया, तो इनकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हुआ है है ना, तो टेंशन नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं यार, खैर तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, इनको नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं और इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। वैसे भी काफी लंबे टाइम बाद हम लोग मिले हैं, है ना, करीब 1 महीने के बाद हम लोग मिल रहे हैं भाई। जब से सेकंड सेम खत्म हुआ था तब से मुलाकात अच्छे से हो नहीं पाई थी, है ना, उतनी क्लासेस रेगुलर हो नहीं पाई थी, तो अब क्लासेस रेगुलर तो होंगी, तो अब मजा आएगा क्लासेस करने में भी, आपको भी, है ना। चलो, अच्छा एक चीज और, लास्ट में ना जाते जाते मेरे को ये बताते जाना कि आज का ये डेमो सेशन कैसा रहा आप लोगों के लिए, क्या एक्सपीरियंस शेयर करोगे आज, मतलब कैसा रहा, ठीक, अच्छा बेटर जो भी है, तो बता के जाना मेरे को। ठीक है, कि आज का क्लास कैसा था। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, 2-3 डिस्कस करेंगे जो अपने काम लायक होंगे। ठीक है, पहला कौन सा होता है भैया, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का। ठीक है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है भैया, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन मतलब क्या होता है, तो सीधी सीधी बात है कि अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट करना और रिपल्शन मतलब दूर भागना। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा वहां पे नहीं जाएंगे। ठीक है, आप बहुत समझदार उतना हो ही गए हो यार, तुम लोग सेकंड से थर्ड से में पहुंच गए, सेकंड ईयर में हो, क्योंकि समझदार हो ही कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का मतलब तो समझ ही जाओगे। ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टीज आप चार्ज के हिसाब से बात करें तो अट्रैक्शन और रिपल्शन किस तरीके से काम करता है भैया, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन में क्या होता है कि अगर हम बात करें दो चार्जेस की, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास में दो चार्जेस हैं, एक है मेरे पास में प्लस और एक है प्लस। ठीक है, एक है मेरे पास में माइनस और एक है माइनस, एक है मेरे पास में माइनस और एक है मेरे पास में प्लस, और एक है मेरे पास में प्लस और एक है मेरे पास में माइनस। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो क्या सिमिलैरिटीज दिख रही है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है ना। तो एक चीज का याद रखना कि चार्ज के पास में ऐसी पहले को ये कहां से आई इस बात की चर्चा मत करना, ये इसके पास में होती है। ठीक है, तो चार्ज की जब प्रॉपर्टी की बात डिस्कस करते हो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली, तो इसमें होता क्या है कि अगर आप बात करते हो सेम नेचर के चार्जेस की, सेम नेचर मतलब दोनों देखो सेम सेम है, ये है अपने सेम नेचर के चार्जेस। ठीक है, कैसे है भैया, ये दोनों सेम नेचर के चार्जेस है और ये दोनों डिफरेंट नेचर के चार्जेस है। ठीक है, तो जब भी बात करोगे सेम नेचर की चार्जेस मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस किसी की भी बात कर लो, जब भी आपके आसपास में जब भी किसी चार्ज के पास में दोनों सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो उनके बीच में ना भैया रिपल्शन काम करता है। क्या काम करता है उनके बीच में, रिपल्शन काम करता है। ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखना कि सेम नेचर के चार्जेस के बीच में रिपल्शन काम करता है और डिफरेंट नेचर के चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन काम करता है भैया, डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्शन, है ना, डिफरेंट नेचर के चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन काम करता है और सेम नेचर के चार्जेस के बीच में रिपल्शन काम करता है।
ठीक है, तो ये पहली इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि आपने जो स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करा था कि आपने अपने किया होगा, अगर तो अच्छी बात है कि आपने अपने पेन को बाल पे रगड़ने के बाद कागज के पास अगर ले गए होंगे तो कागज चपक गया होगा, तो वहां पे क्या हुआ होगा, अट्रैक्शन, दोनों अगर चपक गए होंगे तो अट्रैक्शन, ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है वहां पे कोई एक प्लस होगा कोई एक माइनस होगा। अगर वहीं पे चपकता नहीं तो उनके बीच में रिपल्शन काम करता है। तुमने वो चीज ना, ये चीज आप अच्छे से नोटिस कर पाओगे चुंबक में, यही चीज ना आप अच्छे से नोटिस कर पाओगे चुंबक में। चुंबक आपने देखा होगा, चुंबक को ऐसे पीछे तोड़ दो, चुंबक को तोड़ने के बाद फिर से जोड़ो तो वैसे ही नहीं जुड़ता है, और उल्टा करके जोड़ो तो जुड़ जाता है। सेम यही चीज होती है वहां पे, अट्रैक्शन और रिपल्शन वहां पे भी काम करता है कि सेम नेचर के पोल्स को जब जुड़ाते हैं ना तो नहीं जुड़ता है, पर डिफरेंट उल्टा करके जोड़ते हैं डिफरेंट हो जाता है तो जुड़ जाता है। सेम आपके चार्जेस में होता है कि भैया अगर आप सेम नेचर के चार्जेस को एक दूसरे के पास पास में लेके आओगे ना तो सेम लोग आपस में नहीं रह पाते हैं, सेम नेचर के लोग आपस में नहीं रह पाते। अब इस टाइम अगर इंसानों की बात करोगे तो अलग बात है, पर ये दोनों लोग मतलब ये मैग्नेट होता है और ये चार्ज होता है, तो इनके केस में ये होता है, सिमिलरिटी होती है कि अगर ये सेम नेचर के हुए ना तो इनके बीच में रिपल्शन काम करता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर ये डिफरेंट नेचर के हो गए ना तो इनके बीच में अट्रैक्शन काम करता है। और ये वाली लाइन तो भाई खैर इंसानों के लिए भी सही काम करती है, डिफरेंट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बहुत तेजी से, ठीक है। चलो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मैं देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तीन ही प्रॉपर्टी को डिस्कस कराऊंगा। अट्रैक्शन रिपल्शन हो गया, कंजर्वेशन हो गया, और एक क्वांटाइजेशन, उसी को डिस्कस करूंगा, बस इतना पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भैया, इसकी बात करूं मैं, तो कंजर्वेशन का मतलब आपको खैर पता ही होगा कि चार्ज, कंजर्वेशन का मतलब होता है ना तो आप किसी चीज को खराब कर सकते हो ना तो आप उसको बना सकते हो, बस आप उसको ट्रांसफरिंग करा सकते हो, उसका ये होता है, ठीक है। और यही चीज आप एनर्जी कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा होगा, फोर्स कंजर्वेशन पढ़ा होगा, बहुत सारी कंजर्वेशन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चार्जेस के बीच में भी अपना कंजर्वेशन चलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब ये होता है भैया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड, भैया आप ना तो डिस्ट्रॉयड, ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो खुद से, मतलब देखो हर चीज के ऊपर चार्ज तो पहले से प्रेजेंट है ना, तो आप कहाँ बनाने वाले उसको, तो पहले से बन के बड़ा पड़ा हुआ है, बस वो अलग बात है किसी का चल रहा है किसी का नहीं चल रहा है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो आप उसको खत्म कर सकते हो जिंदगी भर के लिए, खत्म भी नहीं कर सकते, ठीक है, बट इट कैन ट्रांसफर, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वन बॉडी टू अनदर, आप इसको ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ना ट्रांसफर करा सकते हो, इतना सा काम आपके हाथ में है। जैसे आपने पेन को बाल पर रगड़ा होगा तो आपने वहां पे देखो, अब बाल पे जो अपने रुके हुए चार्ज थे आपने उसको जनरेट करवा दिया भाई, पेन को रगड़ के क्या करा उसने, उसको आपको जनरेट करवा दिया, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो कि चार्ज को आप बना नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते, पर आप उसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ना ट्रांसफर जरूर करा सकते हो, ये काम आपके हाथ में, तो ये काम आप कर सकते हो, इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। और नेक्स्ट की बात करें, अच्छा इसमें ना चलो अच्छा इसमें एक चीज और होता है, ठीक है, कि अगर मान लो आपके पास में कोई आइसोलेटेड, इसको ऐसे भी कहा जाता है, देखो ये तो खैर पुरानी बात हो गई कि इस तरीके से अगर बताना हो, तो एक और इसका डेफिनेशन होता है कि अगर आपके पास में कोई इंसुलेटेड बॉडी है, कैसी बॉडी है, इंसुलेटेड, ठीक है, या फिर आइसोलेटेड कह लो, इंसुलेटेड कह लो, तो अगर आपके पास में कोई इंसुलेटेड या फिर आइसोलेटेड बॉडी है तो उस बॉडी के अंदर अगर आपने ना आइसोलेटेड बॉडी, ठीक है, अगर आपके पास में कोई आइसोलेटेड बॉडी है तो उसके अंदर अगर आपने कोई चार्ज रखा है ना तो वो चार्ज भैया आपका कंजर्व रहता है, क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या है, देखो समझना ध्यान से, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये एक आइसोलेटेड या फिर इंसुलेटेड बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, इंसुलेटेड आइसोलेटेड करते हैं, ठीक है, कैसा बॉक्स करते हैं, आइसोलेटेड, चलो आइसोलेटेड बॉक्स रखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में एक आइसोलेटेड बॉक्स है जिसमें तुमने कोई चार्ज भर के रखा हुआ है, जैसे मान लो 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम का तुमने इसके अंदर चार्ज भर के रखा हुआ, एक आइसोलेटेड बॉक्स है, ठीक है। तो चार्ज का ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपने कोई आइसोलेटेड चार्ज के अंदर बॉक्स के अंदर
या फिर आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट करा गया है, कोई रखा गया है, और उस चार्ज से आप चाहो कोई दूसरा चार्ज अगर बनाना चाहते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने इस बॉक्स को किसी और बॉक्स में, मतलब इन चार्जेस को किसी और बॉक्स में भरना चाहो, वो भी अगर आइसोलेटेड वाला ही है, ठीक है, तो जैसे मान लो आपने इनको चेंज करके कुछ और शेप में कर दिया, जैसे आप चार्ज को ट्रांसफर करते हो ना, तो आपने ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने के बाद हो सकता है कोई -1 कूलम का बन गया, कोई 4 कूलम का बन गया, तो कोई तो होगा ना, जैसे मान लो कोई Q कूलम का बन गया, मान लो ऐसा बन गया, हम कहते हैं ऐसा बन गया, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि इस Q कूलम की वैल्यू कितनी होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है जिसके अंदर आपने चार्जेस को भर के रखा गया है, तो उस चार्जेस को अगर आप दूसरे आइसोलेटेड बॉडी में ट्रांसफर कराते हो भैया, तो नंबर ऑफ चार्जेस की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का दूसरा मीनिंग, कि अगर आपके पास में कोई चार्ज का एक बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी है, उसमें आपने बहुत सारे चार्जेस को भर रखा है, और उन चार्जेस को आप ट्रांसफर कराते हैं किसी और बॉडी में, और उनकी वैल्यूज वहां पे कुछ और है, तो ये चीज तो श्योर रहेगी कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस थे, 5 कूलम 10 कूलम टोटल मिला के जो भी रहे होंगे, इसमें भी टोटल उनका वही ही होगा। बस वो फर्क अलग बात है कि इसमें 5 वाला 4 हो गया, 3 वाला 2 हो गया, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल सेम रहेंगे भाई। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कैन बी रिमेन सेम, ठीक है। क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कैन बी रिमेन सेम, कैन बी रिमेन्स सेम, वो भैया हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। मतलब आपने इस बॉडी में से जो भी कूलम चार्जेस है, अगर टोटल देखोगे तो इनका टोटल कितना होगा भैया, 2 3 5 एक मिला के 6 कूलम, है ना। टोटल चार्जेस कितने, 6 कूलम। तो आपने टोटल 6 कूलम के चार्जेस, इसमें एक था 1 का, 1 था 2 का, 1 था 3 का, इन सबको उठा के दूसरे बॉक्स में भर दिया, जिसमें बन गया क्या, एक -1 का बन गया, एक 4 का बन गया, और एक Q का बन गया। और हमसे सवाल पूछा गया भैया कि Q का वैल्यू बता दो, तो टोटल कितना होना चाहिए था, टोटल होना चाहिए था, इसमें भी टोटल 6 ही होगा। तो अगर देखोगे टोटल अगर 6 है भैया, तो 6 में से इधर कितना बच रहा है, -1 + 4 प्लस में Q चेक कर लो, -1 में से 4 को माइनस कर लो भाई, तो ये हो गया अपने पास में 3 Q, और ये 6 कूलम, इसको इधर पे लेके आओगे तो 6 में से 3 माइनस कर लो, Q की वैल्यू आ जाएगी 3 कूलम। मतलब इसके अंदर Q की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। अगर 3 है तो भैया ये अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सेटिस्फाई करेगा, और अगर 3 नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक बार चेक करके देख लो, -1 और 4 3, और ये 3 मिला के 6, तो 6 कूलम आ रहे हैं, टोटल मिला के 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप सेटिस्फाई भी करवा सकते हो, किसी क्वेश्चन वगैरह ऐसे सवाल दे दिया जाए तो, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रियल मीनिंग, कि आपके पास में कहीं पे ढेर सारे चार्जेस है, उन चार्जेस को अगर आप ट्रांसफर कराते हो तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस दोनों जगह पे सेम होंगे। वो अलग बात है कि 2 वाला 4 हो गया, 4 वाला 5 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चार्जेस भैया वो सेम रहेंगे। ये होता है अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, इनको नोट करो, मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इनको नोट करो, तो फिर मैं इनको मिटाऊंगा, फिर आगे चलूंगा लेके आप लोगों को, ठीक है। लास्ट है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, सॉरी, इनका लास्ट अपना टॉपिक रहेगा इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या है भैया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है भैया, तो सीधा सीधा इसका मीनिंग रहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आपने चार्ज का क्वांटाइजेशन करना। चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है चार्ज कैन बी इंटीग्रल, चार्ज कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, charge is an integral, charge is an integral multiple of fundamental charge। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब भैया हमको थोड़ा सा समझा दो, एक्सप्लेन कर दो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज जब भी कभी कहीं पे आप देखोगे ना, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कभी ऐसे नहीं दिखेगी 1/2 कूलम, या फिर ऐसे 1/5 इलेक्ट्रॉन कूलम, ठीक है, 2.5, 2.25 कूलम चार्ज, 5.25 कूलम चार्ज, 6.25 कूलम चार्ज, 3.25 कूलम चार्ज, ऐसे कभी नहीं दिखेगा भाई, ठीक है। चार्ज तुमको जब भी दिखेगा ऐसे नहीं दिखेगा, जब भी तुमको दिखेगा या तो वो एक
गुलाम मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है। अच्छा ये फंडामेंटल चार्जेस के फॉर्मेट में दिखेगा। एक चीज और, ये फंडामेंटल चार्ज के फॉर्मेट में भी होगा, और फंडामेंटल चार्ज का मतलब होता है भैया ये फंडामेंटल चार्ज को ना कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। इस बात का याद रखना, इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है। तो चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है, उसी को क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब चार्ज तुमको जब भी कहीं पे दिखेगा तो वो ऐसे ही दिखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्मेट में दिखेगा। ऐसे भी दिख सकता है -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -5 इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे भी दिख सकता है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वो जब भी दिखेगा। अब फर्क क्या है, तो दोनों फर्क क्या है, फर्क इस बात का है, होल नंबर का फर्क है। फर्क किसका है भैया, होल नंबर का फर्क है, इस चीज का याद रखना। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब भी होता है होल नंबर, इसका मतलब क्या होता है भैया, होल नंबर। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है, होल नंबर। तो चार्ज जब भी चलेगा कहीं पे दिखेगा आपको, वो हमेशा होल नंबर के फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब वो होल नंबर के फॉर्मेट में तो होगा ही होगा, वो फंडामेंटल चार्ज के साथ में लिखा जाएगा। किसके साथ में, फंडामेंटल चार्ज के साथ में। और फंडामेंटल चार्ज कौन होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है भैया इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग शो करते हैं भाई ई से। इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है फंडामेंटल चार्ज, जिसके ऊपर आपने चार्जेस पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपने पास में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है, तो ई के ऊपर भी उतना ही कूलाम का चार्ज होता है, ठीक है। तो जब भी आपको कहीं पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसे कोई चार्ज ही दिखेगा, वो चार्ज हमेशा या तो प्लस या फिर माइनस के फॉर्मेट में दिख सकता है, बट वो होल नंबर में ही दिखेगा। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब, ठीक है, कि चार्ज कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। वो कभी भी आधा, पौना, सवा, डेढ़ के फॉर्मेट में नहीं होगा, वो जब भी होगा तो होल नंबर के फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, और यही से इसका फॉर्मूला बनाया जाता है, Q = +-Ne। आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, ठीक है। Q = +-Ne, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि Q मतलब चार्ज होता है, प्लस माइनस मतलब ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और E मतलब होता है फंडामेंटल चार्ज, जिसको आप इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो, और उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बस इतना ही, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। बाकी और प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करने जाए ना, तो ढेरों सारी प्रॉपर्टीज है भाई, ढेरों सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हम कंजर्वेशन में देखेंगे ना, तो बहुत सारे आगे लेके जाएंगे ना, कंजर्वेशन में बहुत सारा जाएगा अपना, ठीक है। कंजर्वेशन में हम लोग बहुत सारे आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, और वैसे कैसे आगे कोई काम उतना नहीं है, बस लेकिन चार्ज काम तो है, तो उस वजह से इस लिहाज से इनको मैं बता रहा था बस, ठीक है। तो इतना जितना काम था अपन ने उतना आज के सेशन में देख लिया है, ठीक है। तो बस इतना ही आज के सेशन के लिए, ठीक है। ये वैसे भी थर्ड सेमेस्टर की आज पहली क्लास है, तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, वैसे भी कम से कम 50 मिनट तो हो ही गए होंगे, खैर, ठीक है। फिर भी ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं रखेंगे भाई। बाकी अब देखो, इसमें कोई अगर डाउट वगैरह होंगे आपको किसी चीज को लेके, भैया ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए भैया कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और वहां पे डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।